जहां हम आपको हर बार एक नई और सनसनीखेज अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। जिस दिन थाना बुराड़ी में विनय की गुमशुदगी दर्ज हुई, उसी दिन उसी थाना क्षेत्र में उसकी लाश मिली, लेकिन पुलिस ने लाश की शिनाख्त कराने तक की जरूरत नहीं समझी। 12 दिन तक लाश मुर्दा घर में रखी रही। फिर पोस्टमार्टम के बाद लाश को लावारिस मानकर उसकी अंत्येष्टि भी कर दी गई। उसके बाद ख्याल आया कि जो व्यक्ति अपने गुमशुदा बेटे के बारे में पता करने बार बार थाने आ रहा है, उसको लाश के कपड़े वगैरह दिखाए जाए। रामतीर्थ को तथाकथित लाश के कपड़े दिखाए गए तो उसने उसकी शिनाख्त अपने बेटे विनय के रूप में कर दी। विनय की लाश जब मुर्दा घर में रखी थी तब भी उसने पुलिस के पास आकर गुहार लगाई थी, साहब मेरे बेटे का पता लगाइए। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई, तब भी वह बार बार थाने आकर फरियाद करता रहा, साहब मेरे बेटे का कुछ पता चला। पुलिस अधिकारी हर बार उसे आश्वासन की घुट्टी पिलाकर घर भेज देते। तुम देख तो रहे हो कि विनय का पता लगाने के लिए हम कितनी कोशिशें कर रहे हैं। अखबारों में फोटो छपवा दी, सार्वजनिक स्थलों पर जगह जगह पोस्टर लगवा दिए। पूरी पुलिस मशीनरी उसे तलाश कर रही है। और क्या चाहिए, तुम इत्मीनान से घर जाकर बैठो। जैसे ही विनय के बारे में पता चलेगा फोन करके हम तुम्हें खुद बुला लेंगे। कमजोर और गरीब रामतीर्थ की दबंग पुलिस वालों से बहस करने की हिम्मत नहीं थी। असल में हुआ यह था कि 18 वर्षीय विनय भोर में जल्दी उठने तथा मॉर्निंग वॉक करने का आदी था। रोज की तरह 30 जून 2011 को भी वह सुबह 4 बजे सैर करने गया था। एक बार वह घर से क्या निकला, लापता हो गया। परिजनों ने भी उसकी कोई विशेष चिंता नहीं की। अक्सर वह बिना बताए कहीं चला जाता था और 2-3 दिन बाद वापस लौट आता था। इस बार भी वह लापता हुआ तो परिजनों ने अन्यथा नहीं लिया। विनय को लापता हुए 4-5 दिन बीत गए। इस बीच न वह घर लौट कर आया, न उसकी खबर मिली। विनय का मोबाइल फोन भी लगातार स्विच ऑफ था। अतः 7 जुलाई को रामतीर्थ ने क्षेत्रीय थाना बुराड़ी जाकर उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। गुमशुदगी के इस मामले में भी पुलिस ने वही कार्रवाई की जो ऐसे केसों में रूटीन के तौर पर की जाती है। अखबारों में सचित्र विज्ञापन प्रकाशित कराए और सचित्र पोस्टर छपवाकर सार्वजनिक स्थानों पर लगवा दिए। पुलिस को उम्मीद थी कि इसका कोई न कोई नतीजा निकलेगा, पर उसकी यह आस बेमानी साबित हुई। गुमशुदगी दर्ज कराकर ही रामतीर्थ चुप नहीं बैठ गया था। अपने स्तर पर वह विनय की तलाश में लगा ही था। इसके अलावा वह प्रतिदिन थाना बुराड़ी जाकर किसी न किसी अधिकारी से जरूर पूछता, साहब मेरा बेटा 30 जून की सुबह घर से निकला था, उसके बाद से वह वापस नहीं लौटा। 7 जुलाई को मैंने थाने में उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई है। विनय का कुछ पता चला। पुलिस अधिकारी कभी रामतीर्थ को टाल देते तो कभी झिड़क देते, हम लोग कत्ल के केस में लगे हुए हैं। शायद तुम्हें पता नहीं, 30 जून की सुबह 6:30 बजे हमें एक आदमी की लाश मिली है। किसी ने ईंट से कुचल कर उसे मार डाला। चेहरा ऐसा बिगाड़ा कि लाश की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। डीसीपी साहब हमसे सवाल पूछ रही हैं कि वह ब्लाइंड मर्डर केस अब तक वर्कआउट क्यों नहीं हुआ। हम उस केस को देखें या तुम्हारे लड़के की गुमशुदगी का पता करें। आसपास कहीं लड़के का किसी से अफेयर तो नहीं था। 18 साल की उम्र बड़ी खतरनाक होती है। लड़के लड़की इश्क में अंधे होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा बेटा किसी लड़की को लेकर भाग गया हो। रामतीर्थ अपना समूह लेकर थाने से लौट जाता। उसके मन में एक ही ख्याल शोर मचाता रहता, कत्ल के केस की तफ्तीश करना अपनी जगह है और उसके बेटे का पता लगाना अपनी जगह। पुलिस को दोनों मामलों या थाने में जितने भी ऐसे मामले दर्ज हैं, उन सब पर बराबर ध्यान देना चाहिए। ये क्या बात हुई कि डीसीपी की किसी केस में व्यक्तिगत रुचि है तो सारे काम छोड़कर उसी एक केस में सब जुटे रहो। और इतने दिनों में पूरे थाना स्टाफ ने क्या हासिल कर लिया, अब तक लाश की शिनाख्त तक तो करा नहीं सके। दरअसल मामला यह था कि 30 जून की सुबह 6:35 पर पुलिस कंट्रोल रूम को किसी ने फोन करके सूचना दी, पुश्ता रोड पर प्रधान इंक्लेव जल बोर्ड ट्यूबवेल नंबर 36 और 37 के बीच किसी युवक की खून सनी लाश पड़ी है। कंट्रोल रूम से यह सूचना क्षेत्रीय थाना बुराड़ी को दी गई। उस समय इमरजेंसी ड्यूटी पर एसआई धर्मेंद्र कुमार तैनात थे। कांस्टेबल राकेश को साथ लेकर वह विलंब मौके पर पहुंच गए। धर्मेंद्र कुमार ने देखा लाश का सिर और मुंह कुचला हुआ था। आसपास खून से सनी हुई कुछ ईंटें भी पड़ी थी। इससे अनुमान लगाना सहज था कि उन्हीं ईंटों से मृतक का चेहरा कुचलकर उसे मारा गया था। कांस्टेबल राकेश ने मृतक की जेबों की तलाशी ली, पर कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कुछ उसकी शिनाख्त में सहायता मिलती। चेहरे से भी उसकी पहचान होना संभव नहीं रह गया था। मृतक की कद काठी से धर्मेंद्र कुमार ने अनुमान लगाया कि मरने वाले की उम्र 30-32 साल होना चाहिए। यही बात उन्होंने पंचनामा में भी लिख दी। मृतक के दाएं बाजू पर टैटू भी बना हुआ था। वह टैटू दिल की आकृति का था और उसके अंदर अंग्रेजी के 2 अक्षर V और S लिखे हुए थे। अंग्रेजी के ये 2 अक्षर मृतक के नाम के भी हो सकते थे और उसके किसी अजीज के भी। धर्मेंद्र कुमार पंचनामा की तैयारी कर रहे थे कि थानाध्यक्ष बुराड़ी विक्रमजीत सिंह मौके पर पहुंच गए।
उनके साथ क्राइम टीम भी थी। तमाम माथापच्ची के बावजूद क्राइम टीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अतः पंचनामा के बाद लाश को राजपुर रोड स्थित अरुणा आसफ अली अस्पताल में सुरक्षित रखवा दिया गया। इसी दौरान थाना बुराड़ी में अपराध संख्या 213/2011 पर धारा 302 IPC के अंतर्गत प्रकरण पंजीकृत कर लिया गया था। उसी दिन उत्तरी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त IB रानी ने मामले के खुलासे के लिए बुराड़ी सब डिवीजन के SCP MS मलिक के निर्देशन तथा थाना बुराड़ी के इंस्पेक्टर ATO आदेश त्यागी के नेतृत्व में एक जांच दल का गठन कर दिया। किसी भी मामले का खुलासा तब हो पाता है जब लाश की शिनाख्त हो जाए। त्यागी और उनकी टीम ने मुंह कुचले युवक की शिनाख्त कराने का हर संभव प्रयास किया, किंतु सफलता की परछाई तक को नहीं छू सके। इसी बीच 7 जुलाई को विनय की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हुई। यह मामला भी जांच के लिए त्यागी के जिम्मे आ गया। दोनों मामलों में एक समानता थी। 30 जून की सुबह 6:30 बजे लाश मिली थी और उसी दिन सुबह 4:30 बजे विनय घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था और लापता हो गया था। पुष्टा रोड पर मिला वह अज्ञात शव विनय का हो सकता है। इस तथ्य की ओर त्यागी का ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि पंचनामा में धर्मेंद्र कुमार ने शव की आयु का अनुमान 30-32 साल लगाया था, जबकि रिपोर्ट गुमशुदगी में रामतीर्थ ने विनय की उम्र 18 वर्ष लिखाई थी। आदेश त्यागी ने विनय का पता लगाने के लिए वह सब किया जो उनके अधिकार क्षेत्र में था और जो वह कर सकते थे। इसके बावजूद विनय का कुछ भी पता नहीं लग सका। दूसरी ओर पुष्टा रोड पर मिली लाश की शिनाख्त टेढ़ी खीर बनी हुई थी। त्यागी की तमाम कोशिशों के बावजूद लाश की पहचान नहीं कराई जा सकी, तो 12 जुलाई को पोस्टमार्टम कराने के बाद सरकारी खर्च पर उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। उस समय भी रामतीर्थ थाने में मौजूद था और त्यागी से पूछ रहा था, साहब मेरे बेटे का कुछ पता चला? उस समय रामतीर्थ को कल्पना तक नहीं थी कि उसके बेटे की लाश को लावारिस मानकर उसकी अंत्येष्टि कर दी गई है। 15 जुलाई को भी रामतीर्थ थाना बुराड़ी आकर आदेश त्यागी से मिला। उस समय तक त्यागी अज्ञात शव की अंत्येष्टि कराकर कुछ राहत में थे, अतः उन्होंने एक बार फिर अज्ञात शव के पंचनामा तथा रामतीर्थ द्वारा दर्ज कराई गई विनय की गुमशुदगी को ध्यान से पढ़ लिया था। दोनों मामलों में एक समानता थी। मृतक के दाएं बाजू पर टैटू बना था। दिल की आकृति में अंग्रेजी के अक्षर V और S लिखे हुए थे, जबकि रामतीर्थ ने भी विनय की पहचान के तौर पर उसके दाएं बाजू पर टैटू गोदे होने की बात कही थी। फर्क केवल यह था कि रामतीर्थ ने टैटू पर अंग्रेजी के 3 अक्षर VR के गोदे होने का जिक्र किया था। इसी सब के बारे में सोचते सोचते त्यागी के मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी। उन्हें लगा कि आयु का अनुमान लगाने में SI धर्मेंद्र कुमार गलत हो सकते हैं। कुछ लोगों की कदकाठी ऐसी होती है कि वे अपनी वास्तविक आयु से अधिक के लगते हैं। दूसरी गलती रामतीर्थ से टैटू पर गोदे अक्षर गुमशुदगी में लिखाने के दौरान हो सकती है। अगर वास्तव में ये दोनों गलत हैं, तो पुष्टा रोड पर मिली लाश विनय की हो सकती है। दोनों मामलों में V अक्षर कॉमन था और V से विनय ही हो सकता था। बाकी के अक्षर किसके नाम के थे, यह विवेचना का विषय था। उस समय रामतीर्थ त्यागी के सामने ही बैठा था। उन्होंने उससे प्रश्न किया, रामतीर्थ जी, क्या आपको अच्छी तरह याद है कि विनय के बाजू पर टैटू में VR के ये 3 अक्षर ही लिखे थे? कहीं ऐसा तो नहीं बाजू पर बने दिल में V और ऐसे 2 अंग्रेजी के अक्षर लिखे हों? रामतीर्थ दुविधा में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद बोला, विनय ने अपने हाथ पर दिल जैसा कुछ बनवा तो रखा था, लेकिन उसमें VR के अक्षर लिखे थे या VS, इस बारे में पूरे यकीन से नहीं कह सकता। सच बात यह है कि उसके टैटू बनवाने से मैं खफा था, इसलिए कभी गौर से देखा नहीं। आदेश त्यागी को लगा कि उनकी सोच सही दिशा में जा रही थी, अतः उन्होंने थाने के मालखाने में रखे अज्ञात शव के कपड़े निकालकर रामतीर्थ को दिखाए। खून सने उन कपड़ों को देखते ही रामतीर्थ फूट फूट कर रोने लगा। साहब, ये कपड़े तो मेरे बेटे विनय के ही हैं। सुबह 4 बजे जब वह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकला था, तब यही पहने हुए था। त्यागी अफसोस में डूब गए। पहले ही दिन से केस खुला हुआ था, लेकिन किसी की आंख उसे देख नहीं पा रही थी। एक युवक जिसके घर में सब थे, उसकी लाश को अपनों का कंधा तक नहीं मिल सका और वह लावारिस की तरह पंचतत्व में मिल गया। रामतीर्थ को सांत्वना देने के बाद त्यागी ने नए सिरे से उससे पूछताछ की। रामतीर्थ ने सब कुछ त्यागी को बता दिया। 57 वर्षीय रामतीर्थ मूलतः मेरठ का रहने वाला था। कुछ वर्ष पूर्व वह रोजगार के सिलसिले में दिल्ली में आकर बस गया था। कुछ महीने पहले तक वह बुराड़ी थाना क्षेत्र के ही जोगी मोहल्ला में किराए पर रहता था। उसके बाद वह गढ़ी इलाके में रहने आ गया था। वर्तमान में वह गढ़ी में ही रह रहा था। रामतीर्थ दिल्ली में एक दुकान में नौकरी करता था। उसके 2 पुत्रों में वीरेंद्र उर्फ विनय छोटा था। वह कोई काम काज नहीं करता था और इधर उधर घूमकर समय काटा करता। पिछले 2 वर्षों से उसे मॉर्निंग वॉक का शौक हो गया था। रामतीर्थ भले ही दूसरे कामों के लिए विनय को डांटता फटकारता रहता हो, पर सुबह की सैर की उसकी आदत से खुश रहता था। किसी दिन विनय की आंख नहीं खुलती और रामतीर्थ जाग जाता, तो वह खुद उसे जगा देता था। बेटा विनय, 4 बज गए, उठो, घूमने जाओ। पिता के पुकारते ही विनय उठ बैठता था। रामतीर्थ ने त्यागी को यह भी बताया कि विनय की किसी से रंजिश नहीं थी, न ही वह लड़ने झगड़ने वाला लड़का था। ऐसी सूरत में उसका दुश्मन भी कोई नहीं हो सकता था। रामतीर्थ ने यह भी बताया कि विनय
अपना मोबाइल फोन हमेशा साथ रखता था। 30 जून को सुबह 4 बजे जब वह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकला था, तब भी वह मोबाइल साथ ले गया था। त्यागी ने लाश और उसके आसपास से जब्त माल की फर्द देखी तो उसमें मोबाइल का जिक्र नहीं था। इससे स्पष्ट था कि हत्यारा या हत्यारे उसका मोबाइल फोन लूट ले गए थे। रामतीर्थ ने यह भी बताया कि 30 जून से ही विनय का मोबाइल लगातार बंद था। त्यागी ने रामतीर्थ से विनय का मोबाइल नंबर लेकर उसे डायल किया तो स्विच ऑफ होने का कंप्यूटरीकृत संदेश सुनने को मिला। बस त्यागी को जांच की दिशा मिल गई। उन्होंने मोबाइल कंपनी से बीते 1 महीने की विनय के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो वह ये देखकर चौंके कि एक नंबर पर उसकी लगातार 5-5 घंटे तक बात होती रही थी। उसी नंबर से 30 जून को सुबह 4 बजे भी विनय को फोन किया गया था। 30 जून को सुबह 5 बजे विनय का मोबाइल फोन बंद किया गया था और तब से वह लगातार बंद था। त्यागी का सीधा शक उक्त नंबर पर ठहर गया। लगातार 5-5 घंटे तक बातें प्रेमी प्रेमिका में ही होना मुमकिन था। इसका मतलब यह कि विनय की कोई प्रेमिका थी, उसी ने विनय को आखिरी कॉल की थी और संभवतः उसी के चक्कर में विनय मारा गया था। विनय की प्रेमिका का पता लगाने के लिए पुलिस ने दूसरे नंबर की छानबीन की तो मालूम हुआ कि उस नंबर वाला फोन बुराड़ी की ही एक दुकान से बोगस आईडी प्रूफ देकर खरीदा गया था। इसके बाद पुलिस ने विनय द्वारा मोबाइल कंपनी को दिया गया आईडी प्रूफ चेक किया तो वह भी फर्जी पाया। दोनों फोन एक ही व्यक्ति की फर्जी आईडी देकर खरीदे गए थे। ये फोन टाटा इंडिकॉम के थे और 2 नंबरों पर आपस में असीमित बात की जा सकती थी। त्यागी के उलझने की एक बात और थी, दूसरे नंबर वाले फोन पर केवल विनय से बात की गई थी और विनय ने ही उस नंबर पर फोन किए थे। कोई दूसरा नंबर उस फोन से कभी डायल नहीं किया गया था, नहीं किसी दूसरे नंबर से उस फोन पर कॉल आई थी। इससे पुलिस के विनय की प्रेमिका तक पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध हो गया। इसके बावजूद त्यागी ने मोबाइल कंपनी से अनुरोध किया कि यदि उक्त नंबर से किसी को फोन किया जाए या किसी की कॉल आए तो उन्हें तुरंत सूचित किया जाए। टाटा के उक्त नंबर पर कॉल आने या किए जाने का इंतजार करने के बजाय त्यागी दूसरे पहलुओं से घटना की जाँच करने में जुट गए। चूँकि विनय के टैटू पर वी के साथ एस लिखा हुआ था, वी फॉर विनय था, तो अंग्रेजी अक्षर एस से विनय की प्रेमिका का नाम होना चाहिए था। उसी के प्रेम की दीवानगी में तो उसने दिल की आकृति का टैटू बनवाया था और उसमें अपने नाम के पहले अक्षर के साथ संभवतः उसके भी नाम का पहला अक्षर गोदवा लिया था। एक दूसरी बात और थी जो त्यागी को परेशान कर रही थी, वह यह कि पुष्टा की ओर का इलाका काफी सुनसान रहता था। इलाके के दूसरे तमाम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे लेकिन पुष्टा रोड पर कोई नहीं जाता था। अपवाद के तौर पर पुष्टा रोड के वीराने में विनय मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था तो इसकी कोई वजह जरूर थी। यह भी संभव था कि विनय की प्रेमिका भी सुबह की सैर को निकलती हो और पुष्टा रोड के सन्नाटे में सुबह सुबह दोनों का मेल मिलाप हो जाता हो। त्यागी ने 3-4 दिन सुबह स्वयं पुष्टा रोड की निगरानी की पर वहाँ न तो कोई स्त्री सैर को जाती नजर आई, न ही कोई पुरुष मिला जिससे घटना के बारे में मालूमात हो सके। विनय के दोस्त भी कुछ नहीं बता पा रहे थे। उनको यह तो पता था कि विनय की कोई प्रेमिका थी, दोनों के शारीरिक संबंध भी थे, मगर वह थी कौन, इस बारे में किसी को सही जानकारी नहीं थी। इसी बीच टाटा इंडिकॉम कंपनी से त्यागी को सूचना मिली कि उनके द्वारा दिए गए टाटा मोबाइल नंबर से एक लैंडलाइन नंबर पर कॉल की गई थी। घंटी तो पूरी गई थी पर लैंडलाइन धारक ने कॉल रिसीव नहीं की थी। त्यागी ने लैंडलाइन धारक का नंबर लेकर उसका पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह फोन मिठाई की एक दुकान में लगा हुआ था। त्यागी ने दुकानदार से पूछताछ की तो उसने बताया, हाँ साहब, मेरे नियमित ग्राहक फोन करके मिठाई नमकीन वगैरह घर पर मंगा लेते हैं। ऐसी ही एक महिला सविता है, उसने भी कुछ मंगाने के लिए मुझे फोन किया था लेकिन किसी कारण से मैं कॉल रिसीव नहीं कर सका था। इस पर वह खुद ही दुकान पर आ गई थी। यहाँ आकर सविता ने ही बताया था कि वह कॉल उसने की थी जो मैं रिसीव नहीं कर सका था। त्यागी के चेहरे पर उल्लास दमक उठा। उन्हें एस अक्षर की पहेली हल होती लग रही थी, एस फॉर सविता। उन्होंने दुकानदार से पूछा, तुम सविता का घर जानते हो? बहुत अच्छी तरह से साहब, सविता मैडम पास के जोगी मोहल्ला में ही तो रहती हैं। चलिए मैं आपको उनका घर दिखा देता हूँ। त्यागी सादे कपड़ों में थे सो वह बेहिचक दुकानदार के साथ चले गए। दुकानदार ने सविता का घर भी दिखा दिया और दर से उसकी शिनाख्त भी कर दी। उस समय त्यागी अकेले थे और सविता से पूछताछ करने के लिए महिला पुलिस का साथ होना नियमित था, अनिवार्य था। सो वह थाने लौट गए। 16 जुलाई की शाम को महिला पुलिस भेजकर त्यागी ने सविता और उसके पति को थाने बुला लिया। महिला पुलिस की मौजूदगी में त्यागी ने सविता से अकेले में पूछताछ की तो कुछ ही देर में विनय की क्रूर हत्या का सारा रहस्य खुल गया। 32 वर्षीय सविता उर्फ अंजलि जोगी मोहल्ला के मकान नंबर 280 में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में पति पवन कुमार कौशिक के अलावा 10 साल का लड़का और 8 साल की लड़की, ये 2 बच्चे थे। पवन की बुराड़ी बाजार में इन्वर्टर बनाने बेचने की दुकान थी। पवन मूलतः बुराड़ी का ही रहने वाला था जबकि सविता का मायका पूर्वी दिल्ली स्थित मयूर विहार में था। दोनों का विवाह घटना से लगभग 12 वर्ष पूर्व हुआ था। विवाह पूर्व से ही सविता को अश्लील तथा सस्ते काम शास्त्र पढ़ने का शौक था। जब पवन से उसके विवाह की बात चली तब उम्र का भी मसला सामने आया।
सविता से पहले पवन की शादी की अन्यत्र बात चली थी, मगर लड़की की उम्र कुछ अधिक थी, इसलिए बात बनते बनते बिगड़ गई थी। उसके बाद सविता से विवाह की बात चली तो सबसे पहले यह देखा गया कि वह पवन से 5-7 साल छोटी हो। बस यहीं से सविता के मस्तिष्क में यह प्रश्न उथल पुथल मचाने लगा कि लोग शादी के लिए लड़की की उम्र लड़के से कम क्यों देखते हैं। सविता के परिवार में या आसपास कोई ऐसी स्त्री नहीं थी जिससे वह यह प्रश्न पूछ सकती। अतः अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसने फुटपाथ पर बिकने वाले सस्ते और अधकचरा साहित्य का सहारा लिया। उनसे सविता को जानने को मिला कि सेक्स में आयु का यह अंतर बहुत मायने रखता है। आयु का अंतर होने से पुरुष स्त्री की अपेक्षा अधिक समय तक युवा रहता है। दूसरे संगिनी कम उम्र की हो तो उससे पुरुष को काम ऊर्जा मिलती है। सविता की जिज्ञासा शांत होते होते उसका विवाह हो गया। शादी हुई तो सविता दायित्वों तथा दैहिक संबंध की रसीली दुनिया में खो गई। उसे यह भी सोचने की सुध नहीं रही कि वह पवन को चूस रही है या पवन उसे चूस रहा है। समय ने पांव पसारे। सविता एक पुत्र तथा एक पुत्री की मां बन गई। दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे। बच्चों के स्कूल जाने के बाद पवन भी अपनी दुकान पर चला जाता था और सविता घर में अकेली रह जाती थी। सविता कितना देर टीवी देखती, केबल टीवी भी अब उसे बोर करने लगा था। अतः समय बिताने के लिए उसका पुराना शौक फिर से जाग उठा। वह बाजार से अश्लील साहित्य खरीद कर लाने लगी। उनके अध्ययन से सविता की मानसिकता गंदी होने लगी। एक बार वह बाजार से स्त्री के चिरयौवन का अद्भुत रहस्य नामक पुस्तक खरीद कर लाई। अधकचरा ज्ञान वाले लेखक ने उसमें विस्तार से लिखा था कि जिस प्रकार बड़ी उम्र का पुरुष कम उम्र की संगिनी का रूप यौवन चूस कर जवान बना रहता है, उसी प्रकार यदि स्त्री चाहे तो कम उम्र के लड़कों से शारीरिक संबंध बनाकर उनसे चिर यौवन प्राप्त कर सकती है। ऐसी स्त्री सदा जवान रहती है और बुढ़ापा उसके पास तक नहीं फटकता। अपनी बात के समर्थन में गंदी मानसिकता वाले लेखक ने इतिहास प्रसिद्ध अनेक सुंदरियों के उदाहरण दिए थे। उसने उनके चिरयौवन का रहस्य यही बताया था कि वे नई उम्र के लड़कों से सहवास करके उनकी ऊर्जा ग्रहण करती थी। ऐसे में वे लड़के तो अशक्त हो जाते थे, लेकिन उनसे सहवास करने वाली स्त्रियों की जवानी और रंग रूप निखर जाता था। पुस्तक पढ़ने के बाद सविता उस पर चिंतन करने बैठी तो विवाह के समय की बात याद आई। पवन के लिए भी तो कम उम्र की पत्नी की तलाश की जा रही थी। पहले जहां उसका रिश्ता लगा था उस लड़की की उम्र अधिक थी, इसलिए रिश्ता तोड़ दिया गया। सविता की उम्र पवन से 7 साल कम थी, इसलिए उसके साथ पवन की शादी हो गई। बड़ी उम्र के पवन ने कहीं उसके रूप यौवन को चूस तो नहीं लिया। सोचकर सविता ने दर्पण में अपना चेहरा देखा। उसे लगा सचमुच उसका रूप यौवन ढलने लगा था। संसार की कोई भी स्त्री अपना रूप यौवन खोना नहीं चाहती। सविता भी इस मानसिकता का अपवाद नहीं थी। यौन संबंध में पति की एक रस्ता से उसे ऊब भी होने लगी थी। अतः बहुत सोचने के बाद उसने नई उम्र के लड़कों से चिर यौवन की ऊर्जा ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। इससे उसे 2 लाभ थे। पहला यह कि यौन जीवन की एक रस्ता से उसे छुटकारा मिल सकता था। दूसरा यह कि नई ऊर्जा ग्रहण करके वह अपना खोया यौवन पुनः प्राप्त कर सकती थी। अब प्रश्न यह था कि नई ऊर्जा का स्रोत उसे मिले कहाँ। सविता ने इस दिशा में सोचा तो उसकी सोच विनय उर्फ वीरेंद्र से शुरू होकर उस पर ही खत्म हो गई। विनय पड़ोस में किराए पर रहने वाले रामतीर्थ का पुत्र था और उन दिनों उसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। चूँकि आधे से अधिक दिन सविता घर में अकेली रहती थी, इसलिए वह विनय से अपने छिटपुट काम करा लेती थी। विनय का सविता के घर में भी आना जाना था और वह उसे आंटी कहकर पुकारता था। बस सविता ने स्वीट 16 एज वाले विनय को ही हलाल करने का निश्चय कर लिया। एक सुबह 10 बजे के करीब घरेलू कामकाज से फारिग होने के बाद सविता ने विनय को पुकारा तो वह फौरन आ गया। हाँ आंटी बोलो, कोई काम है क्या? काम तो नहीं है। विनय के भीतर आते ही सविता ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। घर में अकेली बैठी बोर हो रही थी, सो मैंने तुम्हें बुला लिया। चलो टीवी देखें। टीवी पहले से चालू था। विनय को लेकर सविता उसके सामने सोफे पर बैठ गई। विनय बरमूडा और टी-शर्ट पहने था। उसे देखते हुए सविता ने सोचा लड़का तैयार है और इससे चिर यौवन की ऊर्जा ग्रहण की जा सकती है। टीवी देखते हुए वे दोनों बातें भी कर रहे थे। सविता बातें करते हुए उसके शरीर से छेड़छाड़ करने लगी। विनय सविता की हरकतों से मुस्कुराने लगा। विनय 16 साल की उम्र में ही इन सब खेलों को भली भांति जानता था। वह समझ गया कि उसकी सविता आंटी क्या चाहती है। सविता ने भी जब छेड़छाड़ करने पर विनय को मुस्कुराते हुए पाया तो उसका हौसला बढ़ गया। वह अपनी सीमाएं लांघती गई। विनय भी उसकी तरह हरकतें करने लगा। इसके बाद सविता ने विनय को अपनी हवस का खिलौना बना डाला। नई उम्र के लड़के की चाहत में उसने विनय को अपने जिस्म में उतार लिया। उस दिन के बाद चिर यौवन की अद्भुत ऊर्जा ग्रहण करने के नाम पर पाप लीला आरंभ हो गई। दोनों के पास मिलन के मौके ही मौके थे। दोनों की आयु में लगभग 2 गुना फर्क था, इसलिए उनके संबंध पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। समय बीतता गया। इस बीच सविता स्वयं को पहले से अधिक आकर्षक तथा युवा महसूस करने लगी थी, इसीलिए वह विनय को गंडेरी की तरह चूस लेना चाहती थी। भोला भाला विनय भी सविता के कमाग्नि में होम हो रहा था। 1.5 वर्ष तक दोनों के संबंध निर्विघ्न चलते रहे। उसके बाद एक दिन रामतीर्थ ने उन्हें आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया।
रामतीर्थ भी महसूस कर रहे थे कि विनय पीला सा और कमजोर होता जा रहा है। अब उनकी समझ में आया कि उसकी वजह क्या थी। विनय को डांटने, फटकारने या मारने पीटने से समस्या का हल नहीं होने वाला था। अतः उन्होंने मकान ही बदल देने का निर्णय कर लिया। चंद दिनों में ही रामतीर्थ ने बुराड़ी थाना क्षेत्र के ही गढ़ी मोहल्ले में मकान किराए पर ले लिया और वहां शिफ्ट हो गए। सविता और विनय विरोध करने की स्थिति में नहीं थे, सो वे मन महसूस कर रह गए। जुदा होकर भी वे जुदा होने को राजी नहीं थे। अतः सविता ने उसे 2 मोबाइल फोन खरीद लाने को पैसे दिए ताकि वे आपस में बातचीत कर सके। विनय 2 मोबाइल फोन खरीद लाया। सविता ने एक खुद रख लिया और दूसरा विनय को दे दिया। मिलने के लिए भी उन दोनों ने मॉर्निंग वॉक का नया बहाना ढूंढ लिया। दोनों भोर में अपने अपने घर से निकलकर एक स्थान विशेष पर मिलते और वहां से पुश्ता रोड की ओर चले जाते। उस तरफ बिल्कुल सूना रहता था। उसी सूनेपन का लाभ उठाकर वे यौन संबंध बना लेते थे। इसी बीच सविता को महसूस होने लगा कि विनय में जितनी ऊर्जा थी वह ग्रहण कर चुकी है। अब उससे देह सुख के अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अतः उसका मन विनय से भरने लगा और उसने नई उम्र के दूसरे लड़कों को अपना यार बनाने की दिशा में प्रयास करना आरंभ कर दिया। सविता को इस दिशा में जल्द ही सफलता मिली। उसने एक नहीं बल्कि 4 नवयुवकों को अपने चिर यौवन का साधन बना लिया। उनमें से एक था 20 वर्षीय गौतम, दूसरा था 17 वर्षीय रिंकू, तीसरा था 22 वर्षीय कुलदीप और चौथा था 19 वर्षीय मोहित। सविता को एक एक करके 4 फ्रेश आइटम मिले तो उसने विनय से कतराना शुरू कर दिया। फोन पर तो वह उससे बात कर लेती, पर मिलने के लिए उसे बुलाकर खुद न आती। विनय ने सविता की बेरुखी का पता लगाया तो उसे उसके 4 यारों की जानकारी मिल गई। यह भी मालूम हुआ कि सविता उनसे अलग अलग समय पर तो मिलती ही है, चारों को एक साथ बुलाकर ग्रुप सेक्स का भी आनंद लेती है। रकीबों की बाबत जानकारी हुई तो विनय का खून खौल उठा। वह चाहता था कि सविता केवल उसकी वफादार बनकर रहे, लेकिन सविता तो नए नए घाटों का पानी पीने की आदी हो चुकी थी। विनय ने जब ज्यादा ही परेशान करना आरंभ किया तो सविता ने उसकी शिकायत यारों की चौकड़ी से कर दी। चारों में नया खून और नया जोश था। उन चारों ने सविता के साथ मिलकर विनय की हत्या का प्लान बना लिया। योजना के तहत 30 जून को सुबह 4 बजे सविता ने विनय को फोन करके पुश्ता रोड के सुनसान में बुलाया। उमंगों से भरा हुआ विनय वहां पहुंचा तो उसे क्या मालूम था कि सविता की हसीन शक्ल में मौत उसका इंतजार कर रही है। सविता उसे देखकर मुस्कुराई और कंधे से कंधा मिलाकर दोनों साथ चलने लगे। तभी सामने से एक कार आती दिखाई दी। सविता को मालूम था कि उस कार में उसके 4 यार हैं। विनय को कार से कुचलकर मार देने का प्लान था, इसीलिए मोहित अपने किसी परिचित की कार ले आया था। तेजी से आती कार ने डिपर दिया। सविता को विनय के पास से हट जाने का यह पूर्व निर्धारित संकेत था। सविता तुरंत दूर हट गई। कुलदीप ने कार विनय पर चढ़ाने का प्रयास किया, पर उसे साइड से टक्कर लगी और वह उछलकर सड़क किनारे गिर गया। कार रोककर वे चारों उतर पड़े। कुलदीप ने कमर की बेल्ट खोलकर उससे विनय का गला घूंटना चाहा, पर बेल्ट टूट गई। अतः उन लोगों ने पास पड़ी ईंटों से विनय का मुंह और सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद सविता ने उसकी जेब से मोबाइल फोन निकाल लिया था। सविता के बयान के आधार पर 16 जुलाई की रात 10:30 बजे गौतम को उसके घर से बंदी बना लिया गया। इसके अगले दिन यानी 17 जुलाई को रिकू और कुलदीप भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। मोहित कानून की पकड़ से दूर था। हत्या में प्रयुक्त कार भी उसके पास होना बताई गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों को 30,000 अदालत में पेश करके उन्हें जेल भेज दिया गया। चिर यौवन प्राप्त करने की हवस रखने वाली एक औरत के अविवेक ने कई जिंदगियां बर्बाद कर डाली।